दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। अगर आज मार्केट में सबसे बड़ी खबर कोई होगी तो वो ये है कि सेम सेक्स मैरिज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। और ये केवल हियरिंग नहीं चल रही है, तो ये इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आप जाकर इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। आपके लिए होमवर्क ये है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि लाइव टेलीकास्ट एग्जैक्टली आप कैसे देखोगे। सारे स्टेप्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और जिन लोगों ने मुझे करेक्ट बताया है उनके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाकर उनका मैं अभिनंदन करूंगा कि देखिए जी, इन्होंने बिल्कुल सही स्टेप्स बताए। सो प्लीज़ डू कमेंट द स्टेप्स कि आपको लाइव हियरिंग इस केस की सुप्रीम कोर्ट के इस वेबसाइट के ऊपर आप कैसे देख सकते हो। मैं ज़रा आपको हवा बताता हूँ कि हवा का रुख क्या है। इस खबर को कितने लोगों ने पकड़ा। तो एनडीटीवी ऑफ कोर्स आप मानते हो कि ये लेफ़्ट लीनिंग है, हिंदुस्तान टाइम्स लेफ़्ट लीनिंग है, इंडियन एक्सप्रेस लेफ़्ट लीनिंग है, तो इन लोगों ने पकड़ा है। चलो जाने दो, ये सब इंडियन है तो वो तो पकड़ेंगे। बीबीसी यूके उसने पकड़ा है, एनपीआर ने पकड़ा है, इंडिया टुडे तो खैर आज तक वाला है, उसे भी आप लेफ़्ट लीनिंग ही कहते हो नॉर्मली। बेंच एंड बार ये तो खैर छोड़िए, यानी ये लीगल वाले लोग हैं। इंडिया टाइम्स अपने आप को लेफ्ट ही समझता होगा शायद। लाइव मिंट डेफिनेटली लेफ्ट। फिर देखिए गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग, तो ये सभी के सभी लेफ़्ट लीनिंग जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, इन सभी ने इस खबर को पकड़ा है। लेकिन क्या इस खबर के बारे में आप घर पे बात कर रहे हो? शायद नहीं। क्या आप अपने दोस्तों में बात कर रहे हो? शायद नहीं। क्या आप अपने ऑफिस के कॉफ़ी के ऊपर आप जो बात करते हो, क्या उसके ऊपर आपने बात करी? मुझे नहीं लगता आपने करी होगी। ये इस वजह से है दोस्तों कि LGBTQIA+ कम्युनिटी, या शॉर्ट में अगर कह दूँ तो प्राइड कम्युनिटी जो होती है, इसके बारे में बहुत कम लोग एक तो जानते हैं। अभी अगर आप बड़े कंपनी में काम करते हो तो नॉर्मली बड़े कंपनियों में इसके बारे में प्रबोधन किया जाता है। इसके बारे में और बाकी जेंडर राइट्स के बारे में, इवन वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम कंपनियों में बहुत सुनते हैं। लेकिन वो भी देखो यार, कुछ लोग सुनते हैं और छोड़ देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई इसे समझते हैं। तो अगर आप नहीं समझते हैं अब तक तो कोई बात नहीं, मैं भी ऐसा ही था पहले। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। मैंने ये जो एक डॉक्यूमेंट बनाया है, इसकी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई है कि भारत में LGBTQIA+ के बारे में, यानी प्राइड के बारे में कब कब क्या क्या डिसीजंस हुए। बिल्कुल साल के अनुसार मैंने ये सारी चीज़ें बताई है। और ये जो है डिसीजन, इस बार जिस बात का हियरिंग चल रहा है, अगर ये हम कर लेते हैं तो भारत दुनिया का 35वां ऐसा देश बन जाएगा जो कि ये रिकग्नाइज़ कर लेगा कि सेम सेक्स मैरिज हो सकता है भैया, हम अलाउ करते हैं हमारे देश में। केवल 35 कंट्रीज़ आज के तारीख में अलाउ करती है। 200 से ज़्यादा देश हैं हमारे पूरे ग्लोब में, केवल 35 कंट्रीज़ अलाउ करते हैं। इस पर से आप LGBTQIA+ कम्युनिटी की क्या यानी कितना इम्पोर्टेंस मिलता है दुनिया भर में, ये आप देख पा रहे हो। केवल 35। और उसके बाद देखिए, अगर एशिया में देखें तो केवल ताइवान ऐसा देश है जिसने अब तक ये रिकग्नाइज़ किया है 2019 में। हम शायद दूसरी ऐसी कंट्री होगी पूरे एशिया में। इवन चाइना ने नहीं रिकग्नाइज़ किया यार। चाइना इज़ ऑलमोस्ट, यानी वो अपने आप को दिखाता है कि भैया वी आर सच अ जायंट इकोनॉमी और हम तो सुपर पावर है ही, अमेरिका तो ऐसा ही है। अरे भाई, लेकिन व्हाट अबाउट ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स के मामले में बिल्कुल ही चाइना बहुत पीछे है। और पूरे एशिया में देखने, रशिया ने भी रिकग्नाइज़ किया। कम ऑन यार, यूरोशियन पावर, आप टेक्निकली स्पीकिंग यूरोपियन कंट्री ओनली। बाकी इधर जो है वो तो साइबेरिया है आपका। मेन चीज़ें तो आपकी सारी यूरोप में है। तो यू शुड हैव रिकग्नाइज। कितने सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने रिकग्नाइज़ किया है अब तक। रशिया हैज़ ऑल्सो नॉट डन दैट। और बाकी स्थान वाले जो कंट्रीज़ हैं उनसे तो अपन अपेक्षा भी नहीं रखते, चलो वो ना करे। जापान ने कुछ नहीं किया अब तक, फिलीपींस ने कुछ नहीं किया। लेकिन ये कंट्रीज़ शायद आगे चल के कुछ इसके बारे में कर रही हैं। बहुत जल्द आपको शायद जापान और थाईलैंड में भी ये चीज़ दिखेगी, शायद फिलीपींस में भी दिखेगी। ठीक है, तो इतनी ही कुछ कंट्रीज़ है जो एशिया में थोड़ी सी प्रोग्रेसिव है। बाकी तो स्थान वाले देशों से तो हम भी अपेक्षा नहीं करते कि वो कुछ प्रोग्रेसिव काम करेंगे, लेकिन चलो रहने दो।
इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी, ये क्या चीज़ें होती है, और फिर ये क्या मैं कह रहा हूँ कब से कि LGBTQIA+, तो ये सब क्या है, सारी चीज़ें समझाऊंगा। और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लस में क्या क्या चीज़ें आती है। प्लस में भी बहुत सारी चीज़ें आती है दोस्त बहुत, यानी ये आज का जो वीडियो है ना, ये वो वीडियो है जो वाकई आपने बनाना चाहिए। यानी अगर भगवान ने मुझ में ये ताकत दी है कि चलो एक YouTube चैनल है, तो एक बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति का सही इस्तेमाल यही है कि आप देश का, दुनिया का अगर आप प्रबोधन कर पाओ, कुछ अच्छे विषयों के ऊपर उनका ध्यान आकर्षित कर पाओ, और ये वाकई एक अच्छा विषय है। इसके लिए अब आप मुझे चाहे जो कह लो, आप मुझे लेफ़्ट लिबरल कहो, जो भी कहना है मुझे कहो, लेकिन ये वीडियो मैं बना कर रहूँगा। और इसके ऊपर आप कमेंट ज़रूर बताइए मुझे कि आपको इसमें से क्या क्या चीज़ें नहीं समझ में आई। आई विल पर्सनली टेक केयर कि इसके ऊपर का एक एक कमेंट, जब तक मेरा चैनल है तब तक मैं एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। भले ही आपने 2000वां कमेंट आपका होगा ना, तब भी मैं उसका जवाब दूंगा। एक एक कमेंट का जवाब होगा, इसके ऊपर स्पेशल अटेंशन रहेगा मेरा। इसके बाद मैंने अदर टर्म्स भी आपको समझानी है। तो जब आप एस कहते हो तो बेसिकली क्या होता है, बाय कहते हो तो क्या मतलब होता है, तो दिस इज स्लैंग। ये क्या होता है ना, जब LGBTQ कम्युनिटी बात करती है आपस में, या फिर उनके साथ अगर आप भी बात कर रहे हो, जैसे जैसे एलाई हूँ उनका, एलाई मीन्स आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ मेल, लेकिन आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ LGBTQIA+ कम्युनिटी, बट फिर भी वो जो प्लस है ना, उसमें मैं भी आता हूँ, क्योंकि प्लस में एलाइज भी आते हैं, यानी ऐसे लोग जो कम्युनिटी से बाहर है लेकिन उस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। सो इफ़ देयर इज़ एनीथिंग अबाउट प्राइड, देन आई वुड डेफिनेटली सपोर्ट प्राइड। तो इस टाइप के लोगों को कहते हैं एलाइज। भले ही आप मेल हो या फीमेल हो, आप स्ट्रेट हो, लेकिन फिर भी इफ़ यू support the community, then you are part of allies. You will be called as allies. You will be part of this plus. So I am that plus. आइए, पूरा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी स्टार्ट। और ऑफ कोर्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा इंडेक्स मिल जाएगा, तो जिस जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, अगर उसी के ऊपर जंप करना है, गो टू द वीडियो डिस्क्रिप्शन। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। 2014 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज़ किया कि ट्रांसजेंडर्स नाम की भी एक जेंडर है। यानी पहले विश्व के कई सारे देशों में केवल 2 जेंडर्स आइडेंटिफाई होते थे, एक तो मेल या फीमेल। तो आप अगर ट्रांसजेंडर भी हो, या आप यानी प्राइड कम्युनिटी से भी हो, तब भी आपको ईदर आपको मेल बोलना पड़ता है खुद को, या फिर फीमेल। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। अब दुनिया को पता चल गया है कि ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। ऑलरेडी एक्चुअली रियल लाइफ में जेंडर्स बहुत सारे होते हैं, और केवल 2 मेजॉरिटी जेंडर्स ही नहीं होते, तो बहुत सारे और भी जेंडर्स होते हैं। तो इन सारे जेंडर्स को रिकग्निशन मिलने लगा, और कई सारे कंट्रीज़, स्पेशली जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ है, स्पेशली जो प्रोग्रेसिव है, उसमें भी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस, मैंने इतना फॉरगेट नहीं करना चाहिए, बट वो कंट्रीज़ जिनको आप वेस्ट कहते हो, इनमें ये रिवोल्यूशन बहुत अच्छे से आया, और ये लोग वाकई बहुत प्रोग्रेसिव हैं आज के दुनिया में। और इन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि ये 2 जेंडर्स ही नहीं होते यार, बहुत सारे जेंडर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो आप रिकग्नाइज़ करते हो कि देर आर अदर जेंडर्स एज वेल, तो वो कंट्रीज़ क्या करते हैं ना, अगर कोई भी फॉर्म होता है उनमें, तो नॉर्मली उसमें अगर जेंडर स्पेसिफाई करना होता है एप्लीकेंट को, तो वो 3 ऑप्शन देते हैं। एक तो मेल, फीमेल, क्योंकि दीज आर मेजर जेंडर्स, ज़्यादातर लोग इन दोनों में ही आ जाते हैं। लेकिन वो एक और ऑप्शन देते हैं जिसे कहते हैं डाइवर्स। हमारे भारत देश ने भी ये आइडेंटिफाई किया 2014 में कि एक और जेंडर हो सकता है, यानी ग्रुप ऑफ जेंडर्स यू कैन से, बट कुछ और भी लोग हो सकते हैं जो इन 2 जेंडर्स में ना फिट बैठे। और ये हुआ 2014 में। 2017 में, यानी देखिए अब कितना फास्ट हो रहा है, 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड प्राइवेसी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। 2018 में सुप्रीम कोर्ट डीक्रिमिनलाइज द गे सेक्स, यानी अगर गे कपल्स सेक्स कर रहे हैं साथ में, तो ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है। ये कॉलोनियल एरा में, यानी ब्रिटिश एरा में, इसे शायद उन्होंने माना होगा कि अरे ये तो कुछ गलत कर रहे हो तुम। लेकिन उनकी मानसिकता भी देखिए, ब्रिटिश एरा, या फिर उस समय का यूरोप, उस समय जिस समय की वो, यानी क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस जो था। तो देखो, क्रिश्चियनिटी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ ग्रेटली
लेकिन यानी आज के तारीख में अगर पोप देखें ना तो पोप एक्चुअली किसी मुस्लिम के पैर भी धोते हुए दिख जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन ऐसा भी समय था जब क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता था कि केवल इंसानों को सोल होता है, एनिमल्स को सोल ही नहीं होता। एनिमल्स आर एक्चुअली meant to be eaten and consumed by human beings। वैसे ही मेल्स के बारे में भी था कि मेल्स में ट्रीट वुमेन द वे दे लाइक एंड दिस एंड दैट। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी प्रोग्रेसिव अगर महिला हो गई तो उसे विच हंट किया जाता था, उसे विच कह के उसको हंट करके मार दिया जाता था। सो ये चीज़ें क्रिश्चियनिटी में भी थी। लेकिन आज अगर आप आज के तारीख में देखें तो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। आप यूएस का उदाहरण ले लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, जितने भी प्रोग्रेसिव वेस्ट जिन्हें कहते हो आप, ये सारे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस ही हैं। तो दे हैव कम अ लॉन्ग वे, बट उनकी शुरुआत तो बहुत ख़राब ही थी ना। वहाँ उस समय अगर ब्रिटिश राज में देखें आप तो वहाँ पे तो स्लेवरी में भी विश्वास रखते थे वो लोग, वो तो फिर कलर डिस्क्रिमिनेशन में भी विश्वास रखते थे। तो बहुत ही यानी वो समय ही बहुत बुरा था। तो उस समय बहुत पिछड़े हुए मानसिकता वाले लोग थे। तो इन्होंने जो नियम उस समय बनाए, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे नियम तो जैसे कि वैसे उठा लिए, क्योंकि वो ज़रूरी भी था। वो आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत किया, हमने बिल्कुल सही किया उस समय। लेकिन फिर उसे धीरे धीरे तो बदलना चाहिए ना, एज़ पर द करंट टाइम। तो वैसे ही गे सेक्स भी पहले क्रिमिनलाइज्ड था, अब हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया 2018 में। फिर आप देखिए 2022 में क्या हुआ कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट एक्सपैंडेड द प्रोटेक्शन ऑफ एटिपिकल फैमिलीज़, यानी टिपिकल फैमिली यानी एक मर्द एक माता, इनकी फैमिली। अटिपिकल फैमिलीज़ यानी हो सकता है कि दोनों मर्द हो या दोनों औरतें हो या बाइसेक्सुअल हो। खैर ये सारे टर्म्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। यानी जो अटिपिकल है, यानी एग्जैक्टली यानी मेल एंड फीमेल वाला वो कंसेप्ट नहीं है, उन्हें अटिपिकल फैमिलीज़ कहते हैं। तो इनको भी प्रोटेक्शन दिया गया। तो आइए वो आप डिटेल में आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। 18 तारीख को यानी कल के दिन एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग फाइनल स्टार्ट कर दी है कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं आपके इन अ हिस्टोरिक ग्रुप ऑफ पिटिशंस टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। तो ये क्या है, देखो सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे पिटिशंस यानी बहुत सारे अपील यानी बहुत सारे केसेस चल रहे थे, बहुत सारे हाई कोर्ट्स में और कुछ तो सुप्रीम कोर्ट में भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इन सबको क्लब किया उन्होंने एक केस में, ओके। और उन्होंने कहा कि चलो यार एक बार फैसला कर ही लेते हैं कि आप सब लोग कह रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज हमारा हुआ है, वी वांट सो एंड सो राइट्स। तो सबके लिए एक ही केस बना दी उन्होंने एंड दे सेड कि चलो यार इसके ऊपर एक बार सोच लेते हैं कि सेम सेक्स मैरिज वाकई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो उन्हें कौन कौन से राइट्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें होगी। तो इसके जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स है, इनकी हियरिंग अभी लाइव चल रही है, आप सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स लाइव देख पा रहे हो इस चीज़ के ऊपर, ओके। एंड इट इज़ हिस्टोरिक। आप अगर देखें तो जितने भी प्रोग्रेसिव न्यूज़ चैनल से इन सभी में ये चीज़ें कवर की जा रही है, और रोज़ की हियरिंग के बारे में उसके हाइलाइट्स आते हैं कि आज क्या हियरिंग हुआ, आज क्या उसमें डिस्कशन हुआ, सरकार का पक्ष क्या है और कोर्ट का पक्ष क्या हुआ, यानी जो पिटिशनर्स हैं उनका पक्ष क्या हुआ। कोर्ट तो बाद में पक्ष बताएगा अपना पक्ष, यानी कोर्ट का कोई पक्ष नहीं होता, कोर्ट अपना वर्डिक्ट बताएगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है, तो यू विल बी अमेज्ड टू नो कि गवर्नमेंट, आप यानी जो प्रोजेक्ट करते हैं मोदी जी की मैं तो बड़ा प्रोग्रेसिव आदमी हूँ, गवर्नमेंट एक्चुअली ये कर रही है कि नहीं सेम सेक्स मैरिज नहीं होना चाहिए। और जो पिटिशनर्स है वो कह रहे हैं भाई क्यों नहीं होना चाहिए, इट्स साइंटिफिक यार, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें। तो गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली अगेंस्ट इट। मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। अगर आप ये न्यूज़ आर्टिकल, कोई भी न्यूज़ आर्टिकल पकड़ के देख लो यार, या आप हियरिंग्स देख लो, तो देखो न्यूज़ क्या है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज़ हियरिंग द फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। ये तो हो गया, मैंने बता दिया। देखो इट इज़ अपोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्लियर बोला ये। एनपीआर बहुत ही यानी स्पष्ट बोलने वाला मुझे लगता है। खैर जाने दो, आई वोंट गेट इनटू गोदी मीडिया डिबेट, बट आप थोड़ा देख सकते हो। तो इसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि भैया ये तो गलत है, LGBTQ को आप या सेम सेक्स मैरिज को आप लीगलाइज नहीं कर सकते यार, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड पिटिशनर्स से कि भैया क्यों नहीं होना चाहिए। पिटिशनर्स ये बोलते हैं कि भैया LGBTQ का पॉपुलेशन कितना है, 2012 के
इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से 2012 में ही उन्होंने बोला था कि 2.5 मिलियन लोग हैं भारत में जो कि नर या मादा वाले कैटेगरी में नहीं बैठते, यानी वो प्राइड मेंबर्स है, यानी प्राइड का पार्ट है, प्राइड का पार्ट है, यानी वही LGBTQ IA प्लस वाले पार्ट, प्लस भी छोड़ दो तब भी LGBTQIA वाले पार्ट है वो, यानी दे आर नॉन स्ट्रेट पीपल, इसे नॉन स्ट्रेट भी कहा जाता है। सो दीज आर नॉन स्ट्रेट पीपल। ओके, ऐसे कितने हैं? 2.5 मिलियन। ये 2012 की बात है, ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। और उसके बाद में मोर रिसेंट ग्लोबल सर्विस, अगर गवर्नमेंट की बात ना सुने और अगर हम सोचें कि यार गवर्नमेंट तो कुछ भी आंकड़े देती है, तो ग्लोबल सर्वे जो यानी ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो सर्वे करते हैं तो उसके हिसाब से कितने हैं, तो वो कहते हैं कि 10% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ एक्चुअली नॉन स्ट्रेट। 10% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन, यानी आप ऐसे समझ के देख लीजिए कि आप रोज़ जितने लोगों से मिलते हैं तो 10 में से एक बंदा ऐसा है, या एक यानी एक व्यक्ति ऐसी है, बंदा भी नहीं बोलना चाहिए, व्यक्ति बोलना चाहिए, पर्सन बोलते हैं नॉर्मली, तो 1 person out of 10 people that you meet belongs to the pride, belongs to the non-straight group। अब देखते हैं इसमें कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 135 मिलियन पीपल ऐसे हैं कि जो प्राइड को बिलोंग करते हैं भारत में। फिर हियरिंग्स आर लाइव स्ट्रीम। अभी एक मैंने आपको होमवर्क दे दिया कि लाइव स्ट्रीम कैसे हो रहा है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि एग्जैक्टली लाइव स्ट्रीमिंग आपको कैसे देखने को मिल जाएगी, या यानी स्टेप वाइज बताइए कि आप इस वेबसाइट पे जाओगे, फिर कौन सा इसमें से कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करोगे और फिर कैसे जाओगे, यू लेट मी नो, दैट्स योर होमवर्क। फिर देखिए इसमें मेन ऑब्जेक्शंस क्या है, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं। देखिए, एक तो अगर सेम सेक्स मैरिज हैं तो इसमें होता क्या है ना कि एक अगर दो, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि गे मैरिज हुआ सपोज, यानी दो मर्द हैं, उन्होंने मैरिज किया, नाउ दे आर लिविंग टुगेदर, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई भी किया कि चलो यार इसमें अब ये क्रिमिनल नहीं है, ठीक है, तो ये क्रिमिनल बात तो है नहीं, तो साथ में रह रहे हैं, लेकिन घर किसके नाम पे रहेगा? देखो, मैरिज ये आइडेंटिफाइड ही नहीं है इन दोनों में, ये सिर्फ साथ में रहते हैं, लेकिन आप अगर सेक्स साथ में करते हो तो ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है, इतनी बात हुई है अब तक, ठीक है, क्रिमिनल नहीं है, तो ठीक है भाई, साथ में रह सकते हो, तुम लोग भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आपको अगर होम लोन लेना है या फिर आपको घर खरीदना है, तो आप जैसे हस्बैंड एंड वाइफ साथ में घर खरीद सकते हैं, को ओनर्स हो सकते हैं, फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर, ऐसा हो सकता है। इस केस में नहीं हो सकता, या इस केस में अगर आप होते भी हो तब भी आप 2 डिफरेंट एंटिटीज़ होते हो। तो नॉर्मली ये प्रेफर किया जाता है कि भैया एक बंदे के नाम पे आप घर ले लीजिए, दूसरे बंदे के नाम पे कुछ नहीं। फिर वो दूसरा बंदा आपके घर में तो रह रही, तो फिर उस बंदे ने अपने आप को टेनेंट बताना चाहिए क्या? ये भी गलत हो गया, टेनेंट तो है नहीं, वो तो एक्चुअली आपके इक्वल है, आपका स्पाउस है, तो वो टेनेंट भी नहीं हो सकता। तो ये जो इस टाइप के जो बहुत प्रैक्टिकल वाले इश्यूज़ आते हैं ना, इसके वजह से ये बहुत सारे पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में भी गए और हाई कोर्ट्स में भी गए। तो जितने भी पिटिशनर्स हैं ना, इनके बहुत सिंपल चीज़ें हैं, एक्सपेक्टेशंस इनकी बहुत सिंपल है कि यार मैं होम लोन नहीं ले पा रहा हूँ, हम लोग यानी साथ में होम लोन नहीं ले पा रहे हैं। या अगर देखो मेडिक्लेम आप अपने वाइफ के साथ मेडिक्लेम में होते ही हो, है ना, यानी अगर मैं कोई दूसरी कंपनी अभी ज्वाइन करूँगा तो उसका जब मेडिक्लेम पॉलिसी होगा उसमें मैं अपने वाइफ का नाम डाल दूँगा, है ना। उसके बाद फिर अगर प्रेगनेंसी हुई तो फिर वाइफ को ऑटोमेटिकली उस मेडिक्लेम का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। भले ही मेरी वाइफ उस कंपनी का पार्ट है भी नहीं, फिर भी शी इज़ माई फैमिली एंड दैट्स वाई बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग माई वाइफ शी विल, यानी उनका भी मेडिकल बिल मेरे पॉलिसी में कवर हो जाएगा। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि शी इज़ माई वाइफ। ये गे कपल्स में पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको अलग मेडिक्लेम लेना पड़ेगा और आपके स्पाउस को अलग मेडिक्लेम लेना पड़ेगा, है ना। ये इस टाइप की जो छोटी मोटी दिक्कतें आती है। या फिर अगर आप कहीं किराए पे रहना चाहते हो तो किराए पे फिर एक बंदा रहेगा ना, दूसरा बंदा है कौन फिर, यानी हु इज़ दैट सेकंड पर्सन। तो हमेशा ही जब आपको रेंट पे रहना है तब भी एक ही बंदा कोई होगा जो रेंट पे वो फ्लैट लेगा और दूसरा बंदा बस उसके साथ रह रहा है। क्या रह रहे हो, क्या संबंध है आपका, वो अब तक भारत में लीगलाइज नहीं है। यानी आप भले ही कह लो कि हमने शादी की है सर, लेकिन वो शादी लीगल नहीं है भारत में।
और इसी के लिए ये सारे पिटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक केस अभी यानी कि सब कुछ क्लब करके एक केस बनाई है। तो देखो पेरेंटहुड, इनहेरिटेंस, एलिमनी, डिवोर्स, इसमें पेरेंटहुड का भी एक मसला है। वो कैसा है कि सपोज एक गे कपल है ना, और उन्होंने अगर सपोज अडॉप्ट किया है कोई बेबी, ठीक है, तो उसके बाद इनहेरिटेंस क्या होगा, यानी वो उनका पेरेंटहुड हो गया। तो पेरेंटहुड में भी देखो कैसा है कि बच्चा किसी मैरिड कपल से होगा, राइट। सो बच्चे को अडॉप्ट करने वाला बंदा हमेशा इस केस में, यानी गे मैरिज अगर हो ही नहीं सकता, ये वही लीगल नहीं है, तो उन दोनों में से किसी एक को उस बच्चे को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो दूसरा उसका क्या हुआ, यानी उस बच्चे का और वो दूसरे स्पाउस का क्या रिलेशन हुआ, कुछ भी नहीं है, ऑन पेपर कुछ भी रिलेशन नहीं है, बट रियल लाइफ में ये दोनों ही पेरेंट्स है, जैसे मम्मी डैडी दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है ना बच्चे के लिए। लेकिन भारत में ऐसी केस है कि भैया पेरेंटहुड के लिए भी अगर आप अडॉप्ट भी करते हो कोई बेबी को, तो उस बेबी को एक ही बंदा अडॉप्ट करेगा, दूसरा बस उसके साथ है लेकिन लीगल कोई रिलेशन नहीं है बच्चा का और सेकंड स्पाउस का। दूसरा है इनहेरिटेंस। अभी देखो सपोज वो सेकंड स्पाउस जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है अब बच्चे के साथ लीगली, भगवान ना करे लेकिन वो गुजर जाते हैं, तो उनका जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगा, वो पहले स्पाउस को भी नहीं मिल सकता क्योंकि मैरिज तो हुआ ही नहीं आपका, लीगल तो है ही नहीं। वो बच्चे को भी नहीं मिल सकता क्योंकि बच्चे का और इसका तो संबंध ही नहीं था, अडॉप्ट करने वाला पेरेंट कोई और था। इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम आ गया। फिर एलुमिनी, ऐसी यानी अगर ऐसी चीज़ें हैं ना जो नॉमिनीज आप देते हो, सपोज लाइफ इंश्योरेंस हो गया, तो लाइफ इंश्योरेंस के हिसाब से अब सेकंड स्पाउस अगर भगवान ना करे गुजर जाए, तो इंश्योरेंस का पैसा किसे मिलना चाहिए, एक तो फर्स्ट स्पाउस को भी मिल नहीं सकता क्योंकि मैरिज तो हुआ ही नहीं, लीगल तो है ही नहीं, बच्चे को भी नहीं मिल सकता क्योंकि आपका तो संबंध ही नहीं है, अडॉप्ट तो करने वाला पहला पेरेंट था। ये प्रॉब्लम्स है। डिवोर्स, आप डिवोर्स कैसे करोगे, अरे मैरिज ही नहीं हुआ डिवोर्स कहाँ से लोगे। खैर ये तो पॉइंट यानी ठीक है, ये समझा जा सकता है कि ठीक है ये उल्टा आसान हो गया उनके लिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, आई टेल यू, व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो डिवोर्स लॉज जो होते हैं ना, ये किसी न किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। जैसे मैं अगर काम करता हूँ, मेरी वाइफ नहीं करती, और इफ़ वी डिवोर्स ईच अदर, तो मुझे कुछ ना कुछ पैसा उन्हें देना चाहिए एज अ फुल टाइम सेटलमेंट, है ना, वन टाइम सेटलमेंट कुछ तो देना चाहिए, या फिर मैंने कोई ऐसा हिसाब देना चाहिए कि चलो यार हर साल में इतना इतना अमाउंट उन्हें दूंगा, जो भी आपका, ये इसे कहते हैं एलुमिनी, ये डिवोर्स केसेस में होता है। तो ये चीज़ इस गे कपल में हो ही नहीं सकती, क्योंकि गे कपल में सपोज एक बंदा बहुत रिच है, बहुत अच्छा कमाता है, दूसरा बंदा फुल्ली डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इनका डिवोर्स अगर हो जाए तो वो दूसरा बंदा कुछ नहीं क्लेम कर सकता पहले से, क्योंकि कोई, अरे लॉ, अगर आपका मैरिज ही डिफाइंड नहीं है तो काहे का डिवोर्स, फिर मैरिज ही नहीं है तो डिवोर्स कहाँ से, और डिवोर्स ही नहीं है तो फिर राइट्स क्या है आपके डिवोर्स के हिसाब से, बाय द वर्च्यू ऑफ डिवोर्स आई वांट दिस, अरे ऐसा नहीं हो सकता। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, और भी थोड़ा डिटेल में बताता हूँ मैं। जैसे जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं ले सकते, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग साथ में नहीं ले सकते, एक बंदा ओन करेगा हाउस को। फिर क्या है, देयर इज़ नो रीज़न, हाँ ये देखो, ये इनका क्या कहना है, आई थिंक आनंद इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पेंटिफ्स है ना, पेटिशनर, तो इनका भी यही कहना था कि भैया दो लोगों ने अगर इस चाइल्ड को अडॉप्ट किया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि लीगली केवल एक ही बंदा अडॉप्ट कर सकता है चाइल्ड को, दूसरा नहीं कर सकता, तो दूसरे स्पाउस का और बच्चे का कोई संबंध ही नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने लिखा है कि देयर इज़ नो रीज़न दैट आवर चाइल्ड शुड बी डिनाइड द राइट टू 2 पेरेंट्स। बच्चे को हमेशा 2 पेरेंट्स होते हैं यार, जैसे मेरे केस में मम्मी है, डैडी है, दोनों मुझे इक्वली इम्पॉर्टेंट है, दोनों से मैं प्यार करता हूँ, है ना। इस केस में अगर गे कपल होता है, तो अगर गे कपल अडॉप्ट करता है किसी बच्चे को, तो लीगली तो बच्चे का एक ही पेरेंट होगा, वो है स्पाउस 1 जिसने अडॉप्ट किया है। स्पाउस 2 जो है उसका और इसका कोई लीगल संबंध नहीं होगा। तो ये बच्चे के ऊपर भी अन्यायकारक है कि यार बच्चे को पेरेंट तो है ना, वो सेकंड स्पाउस भी उसका पेरेंट ही है ना, लेकिन लीगली नहीं बोल सकते हम कि यस स्पाउस 2 इज़ द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड। ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर देखिए, होमोसेक्सुअलिटी इज़ नॉट अ डिसीज़। मैंने पहले भी बोला है कि यार लोग मानते थे कि ये डिसीज़ है, भाई डिसीज़ नहीं है, साइंटिफिक चीज़ है यार। थोड़ा सा
आप भी पढ़िए इसके बारे में, आपको पता चलेगा ये। और अगर आप कंपनीज़ में हो तो आपको बताया ही होगा। अगर आपने फिर भी नहीं सुना तो फिर ये वीडियो है, इस वीडियो में पूरा बता दूंगा बिल्कुल डिटेल में। फिर गवर्नमेंट एंड रिलीजियस ग्रुप्स अपोज। तो देखो कौन कौन से रिलीजियस ग्रुप्स अपोज्ड हैं। तो इसमें देखिए हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, क्रिश्चियन, इन सब लोगों ने अपोज किया कि नहीं 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 नहीं, सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज मत करो। अब कौन कौन से कम्युनिटीज़ बचे हैं भारत के? बुद्धिस्ट, जूज एंड पारसीज। हैट्स ऑफ टू दीज 3 कम्युनिटीज़ जिन्होंने अपोज नहीं किया, लेकिन बाकी करीब करीब हर कम्युनिटी ने भारत के इस बारे में अपोज किया है। तो देखिए कैसा होता है ना कि कोई भी धर्म, मजहब या रिलीजन लोग फॉलो करते हैं, है ना। लोगों का विश्वास होता है अपने भगवान, अल्लाह या जीसस के ऊपर। लेकिन कुछ लोग अपने आप को शायद ऐसे दिखाते हैं कि दे आर द मीडिएटर्स बिटवीन यू एंड द ऑलमाइटी, यानी आपके और भगवान, अल्लाह या जीसस के बीच में कोई मीडिएटर आ जाते हैं और वो अपने आप को बताते हैं कि जी मैं आपकी बात करा दूंगा। अब ये मीडिएटर्स आपको होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये आप देखिए। ये मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में यही वाद है। कैथलिक्स कहते हैं कि हाँ बीच में मीडिएटर होता है, वो होता है पादरी, पादरी का बहुत इंपॉर्टेंस है। और प्रोटेस्टेंट्स ये कहते हैं कि भैया पादरी वगैरह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जीसस से जो मेरा रिश्ता है या गॉड से जो मेरा रिश्ता है वो पायस है, इट इज़ माई ओन रिलेशन, इसके लिए मुझे कोई और मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। यही डिफरेंस है बेसिकली कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में। और आप देखेंगे कि प्रोटेस्टेंट कंट्रीज़ ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, क्योंकि फिर कोर्ट ये जो कैथलिक चर्चेस है इनके ऊपर बहुत भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते हैं, और फिर बच्चों के ऊपर जो यौन शोषण वगैरह होता है वो सारे आरोप लगते हैं। इसीलिए प्रोटेस्टेंट्स यही कहते हैं कि भैया, और दूसरा प्रोटेस्टेंट चीज़ ये भी कहते हैं कि आपके जो चर्चेस होते हैं ना, वो चर्चेस को बहुत ज़्यादा रंगीन वंगीन मत बनाया कीजिए, उसमें बहुत पैसा लगाना ये सब अवॉइड कीजिए, पैसा जनता के ऊपर स्पेंड कीजिए, चर्चेस के ऊपर मत स्पेंड कीजिए। और कैथलिक्स में नॉर्मली ऐसा होता है कि उनके चर्चेस बहुत सुशोभित होते हैं। आप अगर कई सारे हॉलीवुड के भी मूवीज़ देखें, अगर आपने चर्च ऐसा देख लिया जो बहुत ही रंगीन और सब कुछ है उसमें, और ऐसा इन्हें सोने का वर्क लगा हुआ वगैरह ये सब, तो वो होता है कैथलिक चर्च। और आप अगर बिल्कुल सादा वाला चर्च देखेंगे जो बिल्कुल वाइट होता है, बिल्कुल ही यानी मेरी होगी, जीसस होंगे, इस टाइप का, अगर बिल्कुल ही सिंपल, और बहुत सारे जैसे आखिरी रास्ता में जिस टाइप का दिखाया था, तो वो चर्च होता है प्रोटेस्टेंट चर्च। तो वो कहते हैं कि भैया इन सब चीज़ों में पैसे मत डालिए, आपको अगर इबादत करनी है तो आप खुद कीजिए, आपको चर्च को बहुत अच्छा बनाने की ज़रूरत वैसे है नहीं। चर्च इज़ जस्ट अ प्लेस वेयर यू शुड वर्शिप, दैट इज़ व्हाट प्रोटेस्टेंट्स थिंक। ठीक है, बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर क्या बोलता है कि प्यू रिसर्च सेंटर found that 37% of the Indian people said homosexuality should be accepted। तो देखो कैसा है, 2014 में होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करने वाले भारतीय लोग केवल 15% थे। केवल 15% लोगों को ऐसा लगता था कि होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट किया जा सकता है। बाकी ज़्यादातर लोग शायद यही समझते थे कि ये तो एक नॉर्मलिटी है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। आज के तारीख में, अगर आप आज के भी तारीख में नहीं, 2019 में अगर आप देखें तो यही प्रतिशत थोड़ा बढ़ के अभी 1/3 ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हो गया। यानी 1/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन है 33%, लेकिन ये 37% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन अभी होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करने लगा है, भारतीय पॉपुलेशन, विच इज़ अ ग्रेट चेंज। भारत वाकई बहुत प्रोग्रेसिव बनते जा रहा है। बाकी भी ये आर्टिकल आप डिटेल में पढ़िए, मैं इसका लिंक यहाँ पे मैंने दे दिया है, यू कैन गो थ्रू इट इन डिटेल। एक दो चीज़ें और ले लेता हूँ, जैसे लास्ट ईयर ग्रोइंग नंबर ऑफ पिटिशंस, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया। तो इसीलिए इन्हें बहुत सारे पिटिशंस को उन्होंने बंडल अप कर दिया है, उसके ऊपर हियरिंग चल रही है। हाँ देखिए, जापान, थाईलैंड एंड फिलीपींस आर ऑल्सो प्रोग्रेसिंग इन दिस डायरेक्शन, यानी ये भी अभी शायद सेम सेक्स मैरिज को कंसिडर कर रहे हैं कि चलो इसे लीगलाइज करना चाहिए या नहीं। लेकिन अब तक केवल एशिया की बात अगर करें तो एशिया में केवल ताइवान ने अब तक ये
लीगलाइज किया है, वो भी 2019 में, और भारत शायद इस साल कर देगा और बाद में ये 3 कंट्रीज़ भी शायद कर ले। तो वेरी नाइस, एशिया में 5 कंट्रीज़ फिर ऐसी हो जाएंगी जो कि ये सेम सेक्स मैरिज को एक्सेप्ट करती है। तो ये था एक छोटा सा समरी कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है या अब तक की क्रोनोलॉजी क्या है। इसके आगे अब देखते हैं, इसके आगे का पूरा वीडियो केवल आपको आपका प्रबोधन करने के लिए है या फिर आपको ये बताने के लिए है कि ये क्या होता है LGBTQIA+। तो अगर आपको केवल न्यूज़ चाहिए थी तो बस यहीं तक न्यूज़ थी। अब हम थोड़ा सा जन प्रबोधन करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि भैया ये टॉपिक है क्या, व्हाट आर गे राइट्स, व्हाट इज़ प्राइड कम्युनिटी वगैरह, ये सब क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्स, जेंडर एंड जेंडर आइडेंटिटी। सेक्स यानी क्या है, जो बायोलॉजिकल जेंडर है आपका, यानी मैं मर्द पैदा हुआ तो मेल इज़ माय सेक्स। जेंडर क्या होता है, जेंडर यानी मैं अपने आप को क्या सोचता हूँ। कई सारे लोग जो मर्द करके पैदा हुए हैं वो सोचते हैं कि यार मैं एक्चुअली एक फ़ीमेल हूँ, यानी मैं एक्चुअली एक औरत हूँ और मर्द के बॉडी में मैं ट्रैप्ड हूँ। ऐसे लोगों को कहते हैं ट्रांस वुमेन। और जो ऐसे जो औरतें होती हैं जो सोचती है कि मैं एक्चुअली मर्द हूँ तो उन्हें कहते हैं ट्रांस मैन। तो ऐसे जो लोग, यानी बेसिकली जेंडर क्या होता है, जेंडर यानी मैं क्या सोचता हूँ। तो सपोज़ आई एम बॉर्न एज अ मेल बट आई थिंक आई एम अ वुमन, तो मेरा जेंडर वुमन हो गया, यानी फीमेल हो गया। तो मेरा सेक्स क्या होगा, मेरा सेक्स होगा मेल, लेकिन मेरा जेंडर क्या होगा, फीमेल। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है आई एम फीमेल, दैट्स वाई। जेंडर आइडेंटिटी क्या है, जेंडर आइडेंटिटी यानी समाज आपके बारे में क्या सोचता है। यानी भले ही मैं कहूँ कि यार मैं तो औरत हूँ, लेकिन समाज मुझे फिर भी अगर मर्द ही माने तो मेरी जेंडर आइडेंटिटी एक्चुअली मर्द है। ठीक है, सो आई एम बॉर्न, यानी मेरा सेक्स जो है वो मेल है। अगर मैं मानता हूँ कि मैं वुमेन हूँ तो फिर मेरा जेंडर हो गया वुमेन, लेकिन अगर फिर भी समाज मानता है कि मैं मेल ही हूँ तो मैं क्या हूँ, फिर जेंडर आइडेंटिटी मेरी है वुमेन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया। ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें मैंने केवल समझाने के लिए बताई है। अगर आप रियलिटी में देखें तो मेरा सेक्स, जेंडर और जेंडर आइडेंटिटी तीनों ही मेल है। मैं बेसिकली केवल सपोर्ट करता हूँ इस कम्युनिटी को। आई डोंट बिलोंग टू द कम्युनिटी बट येस आई डू सपोर्ट देम अलॉट। आगे चलते हैं, LGBTQIA+, ये क्या होता है। तो देखिए, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सबसे पहले ये क्या होता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन यानी मुझे किससे अट्रैक्टेड फील होता है, यानी मुझे जैसे औरतें पसंद आती है तो मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऐसा है कि आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वुमेन। ठीक है, तो इसे कहते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्सुअल ओरिएंटेशन बेस्ड प्राइड मेंबर्स, तो जो प्राइड मेंबर्स हैं यानी LGBTQIA+ वाले जो लोग हैं, इनमें सेग्रीगेशन, पहले ये LGB जो है ना, ये LGB डिपेंड करता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर, यानी किससे आप अट्रैक्टेड फील करते हो। तो लेस्बियंस यानी ऐसी फीमेल्स जो दूसरे फीमेल से अट्रैक्टेड फील करती है। गे यानी ऐसे मेन जो दूसरे मेन से अट्रैक्टेड फील करते हैं, है ना। गे ये थोड़ा सा ब्लैंकेट टर्म करके भी इस्तेमाल होता है, जो नॉन स्ट्रेट लोग होते हैं, यानी लेस्बियंस को भी गे ही कहेंगे। यानी बेसिकली जो प्राइड कम्युनिटी है, इन सबको साथ में कहना है तो लोग गे भी कहते हैं या फिर क्यूअर भी कहते हैं। इन दोनों को ना थोड़ा सा ब्लैंकेट टर्म्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, तो बाइसेक्सुअल यानी वो मर्दों के तरफ भी अट्रैक्टेड है और फीमेल्स के तरफ भी अट्रैक्टेड है, दोनों के तरफ अट्रैक्शन है, तो इसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। यानी ऐसा नहीं कि अट्रैक्शन नहीं है दोनों के बारे में, ऐसा नहीं, दोनों के बारे में अट्रैक्शन है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल। तो आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हिसाब से आपके ये 3 प्राइम मेंबर्स की ये 3 कैटेगरीज बन जाती है, लेस्बियन, गे एंड बाइसेक्सुअल। अब ट्रांसजेंडर क्या होता है। ट्रांसजेंडर यानी मेल सोल ट्रैप्ड इनटू फीमेल बॉडी। अब यहाँ पे सोल यानी आत्मा मैं कह रहा हूँ, लेकिन चलो यानी साइंटिफिक टर्म से मैन ट्रैप्ड इनटू फीमेल्स बॉडी ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये सोल वर्ड में निकाल देता हूँ, नहीं तो कई सारे लोग बुरा मान जाएंगे यार। सो ठीक है, चलो लेट्स बी साइंटिफिक। आप देखो, आई बिलीव इन सोल बाय द वे, बट आपको अगर नहीं करना है तो ठीक है, आई कीप इट पॉलिटिकली न्यूट्रल। मैन ट्रैप्ड इन फीमेल्स बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस मैन। यानी एक्चुअली आपका जो जेंडर है
वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे, ट्रांस के बाद में आपका जेंडर मेंशन करोगे, आपका सेक्स नहीं मेंशन करोगे। आपका सेक्स क्या है? आपका सेक्स फीमेल ही है, क्योंकि आपके जेनिटल्स जो है वो फीमेल के तरह है। लेकिन व्हाट डू यू फील योर सेल्फ कि मैं तो मर्द हूँ, भले ही मेरे जेनेटिलिया फीमेल का होगा, तो आप एक्चुअली मैन हो, है ना। तो इसलिए ट्रांस के बाद में आपको अपना जेंडर लिखना है, अपना सेक्स नहीं लिखना है। ओके, तो आप हो ट्रांस मैन। वैसे ही अगर फीमेल ट्रैप्ड इन अ मैन्स बॉडी होगा तो उसे ट्रांस वुमन कहते हैं। ओके, इन दोनों ही लोगों को कहते हैं साथ में ट्रांसजेंडर। ये कलेक्टिव नाउन है, यानी ट्रांस मैन एंड ट्रांस वुमन, बोथ ऑफ देम आर टुगेदर कॉल्ड एज ट्रांसजेंडर्स। ओके, फिर फ्रॉम सेक्सुअल ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अब देखो ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हिसाब से ना ट्रांसजेंडर्स भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। देखो, जैसे ट्रांस मैन है सपोज, यानी मैन ट्रैप्ड इन फीमेल्स बॉडी। अगर ये अब मैन है ना, ये मैन ट्रैप्ड इन फीमेल्स बॉडी, ये अगर दूसरे मैन के साथ ही अट्रैक्टेड फील करता है तो ये बन गया गे, है ना। तो ही विल बी गे ट्रांस मैन, है ना, गे ट्रांस मैन हो गया ये। सपोज वो वुमेन की तरफ अट्रैक्टेड फील करता है, ठीक है, तो फिर वो क्या हुआ? हेट्रोसेक्सुअल ट्रांस मैन। अगर वो दोनों के तरफ अट्रैक्टेड है, मेल या फीमेल दोनों के तरफ भी अट्रैक्टेड है, तो दैट पर्सन वुड बी बाइसेक्सुअल ट्रांस मैन। और इसी के अपोजिट अगर आप ट्रांस वुमेन का देख लो, तो ट्रांस वुमेन अगर दूसरे वुमेन के साथ बारे में अट्रैक्टेड फील करती है तो शी विल बी लेस्बियन ट्रांस वुमेन। अगर मर्द के प्रति अट्रैक्टेड फील करती है तो शी विल बी हेट्रोसेक्सुअल ट्रांस वुमेन। एंड अगर दोनों के तरफ यानी मेल एज वेल एज फीमेल के तरफ अट्रैक्शन है तो शी विल बी बाइसेक्सुअल ट्रांस वुमन। ओके, ये सारे टर्म्स आपको कंपनी में सिखाए जाते हैं, आप सीखते हो या नहीं, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़रूर ये वीडियो यार आप जितने लोगों को सेंड कर सकते हो करो यार, ये इंपॉर्टेंट है वीडियो। क्योर क्या होता है? क्योर इज़ अ ब्लैंकेट टर्म टू डिफाइन ऑल द प्राइड मेंबर्स, यानी जितने भी नॉन स्ट्रेट पीपल है, यानी जितने भी LGBTQIA+ कम्युनिटी वाले लोग हैं, यानी जितने भी नॉन स्ट्रेट लोग हैं, इन सभी को एक साथ भी लोग कहते हैं क्योर। वैसे ही इन सभी को एक साथ लोग गे भी कहते हैं कई बार, ठीक है। तो दीज टू आर यूज्ड एज, यानी गे एंड क्योर, इनको ब्लैंकेट टर्म्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर क्योर एक्चुअली देखें तो क्योर को लोग कहते हैं कि दीज आर क्वेश्चनिंग पीपल, यानी जिन्होंने अब तक ये श्योरली पहचाना ही नहीं है कि मेरा जेंडर क्या है, या जो अभी भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा जेंडर क्या है, अब तक उन्हें पता ही नहीं लगा, उन लोगों को कहते हैं क्योर, ठीक है। यानी मुझे पता ही नहीं कि मेरा जेंडर क्या है और मैं खोजना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को कहेंगे क्योर। फिर आई क्या होता है? इंटरसेक्सुअल यानी एट बर्थ योर जेनिटल्स कुड नॉट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एज मेल और फीमेल, यानी आप जब बच्चे होते हो उसी समय डॉक्टर कुड नॉट आइडेंटिफाई कि यार ये मर्द पैदा हुआ है या औरत पैदा हुई है आपके जेनिटल्स को देखकर। फिर क्या होता है कि सोशल प्रेशर होता है, कई बार माँ बाप खुद ही डॉक्टर को कहते हैं कि यार कॉल इट अ बॉय और कॉल इट अ गर्ल, और वहाँ तक भी ठीक है यार, चलो बात कोई ठीक है, यानी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर ऑल 18 साल के उम्र के बाद वो बच्चा खुद भी डिसाइड कर सकता है या कर सकती है कि मेरा जेंडर क्या होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है ना जब इस उम्र में, यानी जब बच्चा पैदा होता है उसी समय कुछ सर्जरी करके अगर मेल बोला है तो बाकी जो जेनेटिलिया है फीमेल के टाइप वो वाले को काट देंगे या कुछ तो एम्प्यूट कर देंगे, यानी निकाल देंगे। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत यानी गंभीर प्रश्न है ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जेंडर ये बहुत ही प्राइवेट चीज़ है। मैं अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करूँ, ये मैं जब 18 ईयर्स ओल्ड हो जाऊँगा तब मैंने डिसाइड करना चाहिए, ना कि मैं अभी बॉर्न हुआ हूँ और अभी कोई तो डिसाइड कर लेगा कि यार मेरा जेंडर क्या होना चाहिए और इसके हिसाब से, अरे इसके हिसाब से कम से कम बॉडी तो कट मत करो ना यार, कम से कम यू कीप द बॉडी इंटैक्ट, लेट द पर्सन डिसाइड व्हेन द पर्सन मैच्योर्स अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये मुझे बुरा लगता है, ये अन्यायकारक लगता है उनके ऊपर। आगे चलते हैं असेक्सुअल। ए क्या होता है? ए यानी असेक्सुअल, यानी इनको सेक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। असेक्सुअल, आप सेक्स
में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, यानी इन्हें ना तो मर्द पसंद है ना औरत पसंद है, इन्हें कुछ भी कोई भी नहीं पसंद है। और ये 100% श्योर है, ये कन्फ्यूजन में नहीं है, ये नहीं कह रहे कि आई हैव टू फाइंड आउट, क्वेश्चनिंग नहीं है, ये कह रहे हैं मेरे को पता है, मुझे दोनों में इंटरेस्ट नहीं है। दोज आर कॉल्ड एज असेक्सुअल पीपल। अब ये प्लस क्या होता है? प्लस यानी प्लस में हम और आप भी आते हैं, अगर आप इस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हो तो। देखिए, प्लस साइन एट द एंड ऑफ LGBTQIA प्लस कैन इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ अदर कम्युनिटी इंक्लूडिंग एलाइज। एलाइज यानी क्या होते हैं? जैसे कि मैं, people who support and rally for LGBTQIA plus cause even though they don't identify within the community itself। यानी मैं कम्युनिटी का हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं सपोर्ट उन्हें करता हूँ, इसलिए मैं एलाई बन गया उनका, है ना। तो मैं एलाइज भी जो हैं, यानी मेरे जैसे लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, यानी जो मेल होंगे या फीमेल होंगे, स्ट्रेट होंगे, वो लोग भी अगर इस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बन गए एलाइज। एलाइज ये प्लस का पार्ट है। तो अगर सही मायनों से पूछा जाए कि मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ इसमें, तो मैं प्लस में, इसमें एलाइज में बिलोंग करता हूँ। मैं भले ही मर्द हूँ, लेकिन यानी मर्द हूँ भी बोलना गलत है, एक्चुअली मर्द करके अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ, ये बोलना चाहिए। फिर भी आई एम अ पार्ट ऑफ एलाई एंड सो आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्लस। ओके, देन इसमें प्लस में और क्या क्या आता है? देखिए, प्लस में आता है ए जेंडर। ए जेंडर यानी रिफ्लेक्ट्स टू दोज हु डू नॉट आइडेंटिफाई एज एनी जेंडर एट ऑल। यानी इन्होंने बोला है कि भैया मैं किसी जेंडर में ही नहीं हूँ, आई एम अ सेंटिनल बीइंग, यानी मैं सेंटिनल बीइंग, यानी मैं बस एक क्रिएशन हूँ दुनिया में। दैट्स व्हाट दे फील अबाउट देमसेल्व्स। तो ये ए जेंडर हो गए, और दे आर वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। ऐसा भी नहीं है कि दे आर क्वेश्चनिंग, नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं कोई भी जेंडर नहीं हूँ, मैं एक सेंटिनल बीइंग हूँ। ऐसा अगर जो कोई सोचते हैं तो वो प्लस में आते हैं, और उनका नाम है, उनका कैटेगरी आप कह सकते हो इज़ ए जेंडर। फिर कुछ होती है डेमी सेक्शुअल लोग, यानी डिस्क्राइब समवन हु रिक्वायर्स एन इमोशनल बॉन्ड टू परफॉर्म सेक्शुअल अट्रैक्शन। यानी ये कहते हैं कि जैसे मेरी बात अगर करें तो मुझे कोई भी लड़की अगर सुंदर दिखे तो मुझे अट्रैक्टेड फील होता है, नेचुरल सी बात है, सुंदरता के लिए मैं अट्रैक्ट होता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सुंदरता रहने दो बाजू में, इमोशनली अगर वो मुझसे कनेक्टेड है तो फिर मैं उसके बारे में अट्रैक्टेड फील करूँगा। ऐसे लोगों को कहते हैं डेमीसेक्सुअल। वेरी नाइस या नोबल, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर है जेंडर फ्लूइड। जेंडर फ्लूइड है ना, डिस्क्राइब्स वंस जेंडर आइडेंटिटी एज सेल्फ एक्सप्रेशन एंड नॉट स्टैटिक। यानी मैं आज कहूँगा कि हाँ जी, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ मेल टुडे इन दिस मोमेंट, but tomorrow I might identify myself as a woman or maybe a trans man or maybe a trans woman. I could identify myself as anything at any time, है ना। तो मैं अलग अलग समय पे अगर आप अपने आप को अलग अलग जेंडर में अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ तो आई वुड बी कैटेगराइज्ड एज जेंडर फ्लूइड। इंटरेस्टिंग है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई डोंट अंडरस्टैंड लोग क्यों नहीं बात करते इसके ऊपर। ग्रे सेक्सुअल क्या होता है? ग्रे का क्या मतलब होता है? ग्रे यानी जिनको सेक्सुअलिटी ज़्यादा फील नहीं होती, ठीक है, या फिर अगर कभी फील भी होगी ना, बहुत कम हल्की फील होती है, ठीक है, बहुत कम फील होती है उन्हें। दोज आर कॉल्ड एज ग्रे सेक्सुअल पीपल। यानी दे आर इन बिटवीन असेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल। सेक्सुअलिटी फील होती है उनको, असेक्सुअल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा फील नहीं होती, ठीक है, और कभी कभी फील होती है। तो दोज पीपल आर कॉल्ड एज ग्रे सेक्सुअल पीपल। ऐसे ही बाकी भी है, आप सभी देख लो। एक दो इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं आपको, जैसे पॉलीऑर्मस यानी ये देखो, ये ऐसे लोग होते हैं कि जो एक साथ मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है, लेकिन कैच ये है कि इन सबको पता होता है कि इसके इतने लोगों के साथ संबंध है, ये वो बताकर चलते हैं सबको। ऐसे लोगों को कहते हैं पॉलीमॉरस यानी पॉलीमॉर्फिज्म। आपने बायोलॉजी में सुना ही होगा पॉलीमॉर्फिज्म। तो
पॉलियोमोरस ये वो टर्म है, पॉलियोमोरस। बाकी आप पढ़ लीजिए, आपको ये पता चलेगा। और अदर टर्म्स इन द LGBTQ कम्युनिटी, तो अदर टर्म्स क्या होती है? अदर टर्म्स का क्या मतलब है कि अब देखिए ये LGBTQ कम्युनिटी में अगर आप बात करोगे तो उसमें कुछ स्लैंग्स होते हैं, यानी बोली भाषा की बातें होती हैं। तो बोली भाषा में कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बाय का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, एस का मतलब है ए सेक्शुअल, यानी इसको सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, ए सेक्शुअल, तो उसे एस कहते हैं लोग। यानी इसको एक बहुत खूबसूरत सा नाम दिया है उन्होंने, एस। उसको ऐसा नहीं बोला कि अरे यू डोंट फील सेक्स, नहीं, ऐसा योर एस। एस यानी पत्तों में अगर आप देखो तो टॉप का कार्ड होता है ये। तो भाई आपका क्लास ही अलग है, यू डोंट फील एनीथिंग सेक्सुअल, सो योर एस। ऐसे यानी इनकी लैंग्वेज देखिए ना, बहुत बहुत क्यूट है, बहुत बहुत प्यारी है। अब देखिए ये इस टॉपिक के बारे में ही, एंड यू शुड बिकम, आई थिंक यू शुड बिकम एलाय। प्रॉब्लम क्या है यार, इस कम्युनिटी को उसका हक कई वर्षों तक या कई शतकों तक नहीं मिला, अब जाके लोगों की आंखें खुल रही है। तो कम से कम यू शुड फील दैट एफिनिटी फॉर देम कि यार आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। तो कम से कम आज इस जनरेशन में, अगर मैं इस जनरेशन में पैदा हुआ तो मैं डेफिनेटली सपोर्ट करूँगा। यू शुड फील दैट। देखो आपको ये बाकी भी सारे टर्म्स आप देखिए। डेड नेमिंग क्या होता है? डेड नेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो डेड नेमिंग यानी सपोज आई एम बॉर्न एज अमित, ठीक है, तो दुनिया ने तो मुझे मर्द समझ लिया, ठीक है। उसके बाद में सपोज आई स्टार्ट फीलिंग कि नहीं, आई एम अ वुमन ट्रैप्ड इन मेल्स बॉडी, तो मैं अपने आप का नाम रखूँगा अमिता, है ना। तो आइडियली जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ होती हैं वो कहती हैं कि जेंडर से संबोधित कीजिए उसे, यानी जो वो बोलता है, अगर वो अपने आप को अमिता कह रहा है तो आप उसे अमिता बोलिए, आप उसे अमित मत कहिए, ठीक है। अगर आप उसे अमित कहते हो तो वो एक डेड नेम है ना उसका, वो नाम मैंने खुद ख़त्म कर दिया। मैंने बोला यार अमित मत बोला करो, मुझे अमिता बोला करो, है ना। तो डेड नेम से अगर मुझे संबोधित किया जाता है तो उसे कहते हैं डेड नेमिंग, यानी जो नाम ख़त्म हो चुका है, जो इसने खुद मार दिया है उस नाम को और अपने आप को अब ये फीमेल करके आइडेंटिफाई करता है, तो आप फीमेल के नाम से इसे पुकारना चाहिए। अगर आप फिर भी मेल के नाम से पुकारते हो तो दैट विल बी डेड नेमिंग अमिता, ओके, यानी अमिता को आप डेड नेम कर रहे हो। गॉट एन आइडिया, राइट। ये फ्लूइड क्या होता है, ये सभी चीज़ें ये सभी चीज़ें बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग आपको लगनी भी चाहिए मेरे ख्याल से। ये सभी चीज़ें मैं कहाँ से लिया है? ये जो दो सेक्शंस है, ये दोनों सेक्शंस मैंने इस वाले वेबसाइट से लिया है। अब ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है इसका लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। ऐसे ही वीडियोस को अगर आप पसंद करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप इस विषय में अगर आपको और जानने की इच्छा है तो इस वीडियो के सभी कमेंट्स को मैं आंसर करूंगा। भले ही आप 2000 कमेंट्स भी कर दो तो हर एक कमेंट को मैं आंसर करूंगा। ये विषय वाकई भारत के लिए, दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ जेंडर्स को हम निगलेक्ट कैसे कर सकते हैं यार? दे आर पार्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ना, तो हाउ कैन यू डिनाई देम देयर राइट्स? तो इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई सपोर्ट द कम्युनिटी अ लॉट। सो डेफिनेटली अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, डाउट्स पूछना चाहिए। इसी के लिए मैं बिल्कुल हर एक कमेंट को आंसर करूँगा इस वीडियो के। Until next time, this is Amit signing off. Jai Shri Ram.